नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने शक्ति और सत्ता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नई राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा वैधता, औचित्यपूर्णता, वैधता को ही औचित्यपूर्णता कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। वैधता क्या चीज़ है? किसी भी कार्य को उचित सही ठहराने के लिए उसको वैध होना अनिवार्य है। यानी कि किसी कार्य को उचित ठहराना या सही ठहराने, किस कारण से वो उचित है, किस कारण से वह सही है, वह कहलाता है वैधता। तो किस कारण से उसको वैधता प्रदान होती है, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस शब्द यानी वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एक शब्द है लेजिटिमस। लैटिन भाषा का एक शब्द है लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है लॉफुल। जिसका अर्थ क्या है? लॉफुल। लेजिटिमस शब्द का अर्थ क्या है? लॉफुल अंग्रेजी में, जिसका अर्थ हिंदी में वैधानिक। हिंदी में अर्थ क्या हुआ? वैधानिक। तो लेजिटिमस शब्द जो लैटिन भाषा का है, उससे वैधता शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल, हिंदी में जिसको कहते हैं वैधानिकता। वैधता अथवा औचित्यपूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। जब इसके इतिहास की बात करते हैं वैधता की, तो इतिहास बहुत ही प्राचीन काल से रहा है। प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य से ही वैधता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। राजनीति विज्ञान में वैधता सामान्यतः शासकीय कानून अथवा व्यवस्था के मध्य अधिकार और प्राधिकरण की स्वीकृति है। राजनीति विज्ञान के अंदर हम वैधता के बारे में अध्ययन करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में वैधता से मतलब है कि जो शासन है, सत्ता है, वह किस नियम कानून के तहत शासन कर रही है, उसको किस तरह से वैधानिकता प्रदान है, या किस कारण से वह वैध सत्ता स्थापित है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर सामान्यतः शासकीय कानून, जो शासन करने की, सत्ता चलाने के नियम होते हैं, वह और व्यवस्था के मध्य जो अधिकार है, प्राधिकरण है, उसको सत्ता स्थापित रखने के, वह उसको वैधानिकता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर प्लेटो न्याय सिद्धांत के माध्यम से जो शासक है उसको वैधानिकता प्रदान करता है और बताता है कि सबसे बुद्धिशाली, विवेकशाली जो वर्ग है, वही शासकीय वर्ग के अंदर सम्मिलित होता है। और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने किसके माध्यम से? न्याय सिद्धांत के माध्यम से। अरस्तु ने संवैधानिक शासन के माध्यम से जो सत्ता है उसको वैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया। इससे पूर्व भारतीय दर्शन के अंदर इसका अप्रत्यक्ष वर्णन देखने को मिलता है। जब भारतीय दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं प्राचीन काल के अंदर, कौटिल्य, मनु, शुक्र के समय, तो उस समय भी सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिकता प्रदान करने के माध्यम या अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है, जिससे कि वे वैधानिकता प्रदान करते हैं। मनु स्मृति में, जो मनु ने लिखी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों को निर्वहन के साथ ही प्रदान किए हैं। यानी राजा व स्वामी के कुछ कर्तव्य निश्चित किए हैं, जिसके कारण वे राजा बना हुआ है, उसको वह कार्य करने होते हैं। तथा प्रजा पालन और जन कल्याण, प्रजा पालन और जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राजा वही रह सकता है या वही बन सकता है जो प्रजा पालन करे और जन कल्याण का कार्य करे, तभी वह सत्ता में रह सकता है, स्वामी के रूप में कार्य कर सकता है, राजा बना हुआ रह सकता है। मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति, जो मध्यकाल की बात करते हैं, तो उस समय राज्य के ऊपर शासन जो सत्ता है उसकी उत्पत्ति के लिए देवीय सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया है। राज्य की वैधता का आधार मध्यकाल में किसको माना है? देवीय सिद्धांत में। मध्यकाल में किसको माना है? देवीय सिद्धांत के तहत माना है कि राजा है वह कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है।
यानी कि देवीय सिद्धांत या तो राजा स्वयं देवता है या वे देवता का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। मध्यकाल में देवीय सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है। होब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बनाया। किसको बनाया? लोगों की सहमति को, यानी कि एक समझौतावादी विचारक है होब्स, लॉक, रूसो। उन्होंने सत्ता यानी राजा वे व्यक्तियों के बीच में एक समझौते के माध्यम से सत्ता की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति बताते हैं और लोगों की सहमति को सत्ता का या राज्य का आधार मानते हैं, वैधानिकता का आधार मानते हैं। राज्य की वैधता का आधार बनाया। आधुनिक काल में वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को वैधता का प्रमाण माना है। किसको माना है? जनता की सहभागिता को। तो प्राचीन काल में जब प्लेटो, अरस्तु और भारत के अंदर देखते हैं मनु स्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर, तो अलग अलग आधार वैधानिकता के प्राप्त होते हैं। तो यानी सब लोगों ने सत्ता के अलग अलग आधार के आधार पर वैधानिकता प्रदान करते हैं सत्ता को। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है, वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हमें किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो वैधता किस ओर अंकित करती है, हमें इशारा करती है कि हम किसी सत्ता को स्वीकार क्यों करते हैं। जो जिस कारण से हम सत्ता को स्वीकार करते हैं वही कारण क्या है? उस सत्ता का वैधानिकता का आधार होता है। अगर जन सहमति के आधार पर हम सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो जन सहमति उस सत्ता का वैधानिकता प्रदान करने का आधार है। अगर कानून के आधार पर किसी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं तो कानून उस सत्ता को वैधानिकता का आधार होगा। न्याय है प्लेटो के आधार पर, अरस्तु के आधार पर संवैधानिकता है। मध्यकाल के अंदर हमने देखा कि देवीय सिद्धांत है, फिर होब्स, लॉक, रूसो ने समझौता पर बताया और बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहमति है। तो अलग अलग सत्ता को स्वीकार करने के कारण हो सकते हैं और वे उस सत्ता को वैधानिकता प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है उससे सहमति से जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। जल्द ही वह क्या होती है? सत्ता समाप्त हो जाती है अगर उसको किसी प्रकार की वैधानिकता प्रदान नहीं होती है। मतदान, तो अब देखो वैधानिकता किस किस आधार से प्राप्त हो सकती है? मतदान के द्वारा प्राप्त हो सकती है, जनमत के आधार पर वो प्राप्त हो सकती है, संचार के साधनों के माध्यम से वह प्राप्त हो सकती है, राष्ट्रवाद के आधार पर हो सकती है। तो मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन है जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। वैधता ग्रीन के इस कथन को सिद्ध करती है। वैधता ग्रीन का एक कथन है, इच्छा नहीं न कि बल राज्य का आधार है। यानी कि इच्छा राज्य का आधार है। क्या है? इच्छा, न कि बल से राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर बल से कोई राज्य स्थापित किया जाएगा तो वो कुछ समय में ही समाप्त हो जाएगा और इच्छा से, लोगों की सहमति से उसको स्थापना करेंगे या राज्य की स्थापित होगा राज्य, तो वह अधिक समय तक चलेगा क्योंकि उसके पीछे इच्छा है, वह वैधानिकता प्रदान करती है। आगे देखते हैं। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता क्या है? शक्ति और सत्ता। हम शक्ति से कोई भी सत्ता प्राप्त करते हैं शक्ति के माध्यम से, तो वह सत्ता अधिक समय तक नहीं चलेगी। लेकिन शक्ति के साथ अगर वैधता जोड़ दी जाती है और उसके बाद में जो सत्ता स्थापित होती है वह लंबे समय तक स्थापित रहेगी। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है। शक्ति से हम किसी व्यक्ति को बाहरी रूप से तो अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, लेकिन उसके मन से स्वीकृति हम प्राप्त नहीं कर सकते। आंतरिक रूप से उस पर हम अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। और जब वैधता प्राप्त होती है तो सत्ता होती है वह लोगों के हृदय तक शासन करती है।
इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है, जबकि अधिनायक तंत्र मुख्यतः शक्ति पर आधारित होता है, शक्ति या बल प्रयोग के आधारित होती है। तो लोकतंत्र में वैधानिकता प्रदान होती है, वैधता होती है, लोगों के जनमत मतदान के द्वारा उसको वैधता प्रदान की जाती है। जबकि अधिनायक तंत्र है वे शक्ति के आधार पर स्थापित होता है, तो वे लंबे समय तक नहीं चलता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वैधता बनाए रखने के प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो किसी भी सत्ता को सत्ता होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसको अपनी वैधता बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करना होता है, क्योंकि जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर उसको वैधता प्रदान होती है, वे बदलती रहती है। तो उसको हमेशा उस बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अपनी व्यवस्था, वैधता को कायम रखना होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती है, तब उसकी वैधता प्रभावित होती है। कहने मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था है वह जिस सामाजिक व्यवस्था के तहत वैधता प्राप्त की हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था में अगर परिवर्तन आ गया है तो उसकी वैधता प्रभावित होती है। इसलिए उसको निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है अपनी वैधता को बनाए रखने के लिए। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वह क्रांति की स्थिति बनी। यानी प्राचीन काल में जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी वह बदल के धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल गई। तो जिस वैधताधारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने अपने को बदल के लोकतंत्रीय व्यवस्था में बदल लिया, वह तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने अपने आप को बदलाव नहीं किया, वहां पर क्रांतियां हुई और सत्ता परिवर्तन हुई। साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को समयानुकूल नहीं बदल सकी, इसलिए आज उसकी कोई वैधता नहीं है। तो साम्यवादी व्यवस्था थी, वे अपने आप को परिवर्तन हुए उसके आधार पर बदलाव नहीं कर पाई, इसलिए वर्तमान में साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। इस तरह शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। यानी समाज के अंदर, राज्य के अंदर शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, खुशहाली के लिए शक्ति आवश्यक है। अगर किसी भी सत्ताधारी के पास में अगर शक्ति नहीं है तो वहां पर न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी, नहीं शांति स्थापित हो पाएगी, नहीं खुशहाली आ पाएगी। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा वहां प्रभावशाली सिद्ध होती है जहां केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता के रूप धारण कर लेती है। लेकिन शक्ति है वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी जहां पर वह वैधता के साथ जुड़कर सत्ता स्थापित कर रखी हो। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। समाज के अंदर व्यवस्था को कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति क्या है? एक दूसरे के पूरक है। बिना वैधता के शक्ति अपना कार्य ज्यादा समय तक नहीं चला पाएगी और न ही वैधता बिना शक्ति के काफी समय तक या लंबे समय तक सत्ता स्थापित रख पाएगी। यदि हम शक्ति की तुलना एक नंगी तलवार से करें तो सत्ता उसके म्यान में ढकी हुई तलवार है। सत्ता क्या है? उस म्यान में ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब वह उसका अधिकार बन जाती है। जब शासक की जो शक्ति है वह सत्ता का रूप धारण लेती है, यानी सत्ता पर स्थापित होती है, तब वह उसका अधिकार बन जाती है। वो जो सत्ता है वह उस शक्ति का क्या होती है? अधिकार बन जाती है। और चूंकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उसका कर्तव्य बन जाती है। तो ये थे शक्ति, सत्ता और वैधता के बीच में संबंध।
हमने शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों अवधारणा के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में एक नई अवधारणा राजनीति विज्ञान की धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।